कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। हमारी प्राथमिकताएं समय और ज़रूरत के साथ बदलती हैं। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि भौतिक आवश्यकताएं और ऐशो आराम ही जीवन की वास्तविक ज़रूरत नहीं होती। इस विषय पर आज प्रस्तुत है स्टेफान स्वाइग की कहानी द फॉरगॉटन ड्रीम की हिंदी प्रस्तुति भूले बिसरे सपने। कोठी से समंदर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। समुद्र से उठ रही नमक मिली हवाएं चुपचाप खड़े चीड़ के उदास पेड़ों की पंक्ति के बीच से गुजरती हुई कोठी तक पहुंचती थी। धीमे धीमे चल रही हवा के झोंके संतरे के पेड़ों से अटखेलियां कर रहे थे। इन हवाओं से यहां वहां फूल टूटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये हवाएं उंगलियों की तरह सावधानी से इन फूलों को तोड़ रही हैं। पूरा दृश्य स्पष्ट रेखाओं से खींचा गया प्रतीत होता था और एक मोज़ैक की तरह गहरे नीले रंग के आसमान में सजा हुआ लग रहा था। धूप में दूर क्षितिज दिखाई दे रहा था। पहाड़ी पर बने छोटे छोटे सुंदर घर मोतियों जैसे लग रहे थे। बहुत दूर समुद्र में मोमबत्ती की तरह सीधा खड़ा हुआ लाइट हाउस दिखाई दे रहा था। समुद्र के अंदर पानी में तैरते हुए किसी जहाज की चमक कभी कभी दिखाई दे जाती थी। समुद्र की तेज लहरें बार बार कोठी की उन सीढ़ियों से टकरा जाती थीं जिनसे चढ़कर कोठी तक पहुंचा जा सकता था। कोठी गहरे हरे रंग के एक शांत, सुंदर और विशाल उद्यान में बनी हुई थी। गर्मियों की सुबह अलसाई हुई कोठी को गरमा रही थी। कोठी से एक पतला सा रास्ता जिसमें बजरी बिछी हुई थी समुद्र की तरफ दूर तक चला गया था और सफेद रेखा जैसा दिखाई देता था। इसके नीचे समुद्र की लहरें आवाज करती हुई किनारे पर आ रही थीं। लहरों से छटककर पानी की छोटी छोटी बूंदें सूरज की तेज रोशनी में रंग बिरंगे हीरों की तरह चमक रही थीं। सूरज की चमकदार किरणें चीड़ के पेड़ों को पार नहीं कर पा रही थीं। एक पंक्ति में आसपास खड़े ये पेड़ ऐसा लग रहा था कि आपस में बतिया रहे हों। इन पेड़ों से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा जापानी छाता लगा हुआ था जिस पर अजीब से रंग में कुछ आकृतियां बनी हुई थीं। छाते की छाया में एक महिला लाउंज चेयर पर दिखाई दे रही थी। उसकी सुंदर काया लचीली बेंत की बनी कुर्सी पर पसरी हुई थी। उसका कोमल सा सुंदर हाथ एक तरफ ऐसे लटका हुआ था जैसे उसे भुला दिया गया हो। इस हाथ में कोई अंगूठी नहीं दिखाई दे रही थी। इस हाथ से वो नीचे लेटे हुए कुत्ते के मुलायम बालों को प्यार से सहला रही थी। दूसरे हाथ में उसने एक किताब पकड़ी हुई थी जिस पर उसकी लंबी पलकों वाली गहरे काले रंग की आंखें गड़ी हुई थीं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल थीं। आंखों में हल्की सी एक चमक थी जो इनकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुल मिलाकर उसका अंडाकार और तीखे नैन नक्श वाला चेहरा आकर्षण का जो प्रभाव पैदा कर रहा था वो स्वाभाविक नहीं महसूस होता था। चेहरे के अलग अलग हिस्से को निखारने के लिए उस पर सावधानी से काम किया गया था। उसके कुछ उलझे उलझे से महकते हुए बालों को किसी कलाकार ने खूबसूरती से आकार दिया था और वो लापरवाही से उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी जिसके कारण उसके साफ सुथरे सफेद दांत चमकते हुए दिखाई देते थे। इस मुस्कुराहट के पीछे भी कई सालों का अभ्यास था और अब यह मुस्कुराहट एक आदत बन गई थी। तभी बजरी वाले रास्ते पर किसी के चलने की आवाज आई। बिना हिले डुले उसने चमकदार धूप में बैठी किसी बिल्ली की तरह केवल अपनी आंखें घुमाकर देखा कि कौन आ रहा है। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आती गई और एक नौकर ने उसके पास आकर उसे एक बिजनेस कार्ड थमाया और अदब से पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने कार्ड में छपा नाम पढ़ा और उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही आश्चर्य का भाव आया जैसा सड़क पर किसी ऐसे आदमी को देखकर आता है जो अनजान तो है पर जिसका अभिवादन करने का तरीका जाना पहचाना है। एक क्षण के लिए उसकी काली भौं के ऊपर कुछ महीन सी झुर्रियां दिखाई दी जो इस बात की गवाह थीं कि वो नाम याद करने की कोशिश कर रही है। अचानक उसके पूरे चेहरे पर रौनक आ गई। कार्ड में छपे नाम ने उसे अपनी जवानी के भूले हुए दिनों की फिर से याद दिला दी। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसके दिमाग में वो सब तस्वीरें और सपने साफ साफ दिखाई देने लगे थे जिन्हें वो काफी पहले ही भूल गई थी।
ओह, अच्छा। अचानक वो नौकर की तरफ मुड़ी और बोली, ये सज्जन मुझसे ही मिलने आए हैं। नौकर तुरंत ही वापस हो गया। 1 मिनट तक वहां पर शांति रही। दोपहर की धूप में चमक रहे पेड़ों के ऊपर ताजी हवा का बहना जारी था। फिर बजरी पर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी जो उसी की तरफ आ रहे थे। उसके पैरों के ऊपर एक लंबी छाया दिखाई देने लगी। उसके सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दोनों ने ही एक दूसरे की आंखों में देखा। वो आदमी उसकी सुंदरता को निहार रहा था, जबकि महिला की आंखें उस आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थीं। महिला ने कहना शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे याद रखा। पुरुष ने महिला का कोमल हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। वो आदमी बोला, मैडम, मैं ईमानदारी से अपनी बात कहूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में भी हमारी मुलाकात न हो पाए। किस्मत की बात है कि मैं इधर आया हुआ था। मैं इस शानदार कोठी के मालिक के बारे में बात कर रहा था कि तभी मुझे ये जानकारी मिली कि तुम भी यहीं पर हो। तो इसलिए मैं थोड़ी सी झिझक के साथ तुमसे मिलने आया हूं। महिला तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत स्वागत है। पहले तो मैं भी तुम्हारे नाम को एकदम से नहीं पहचान पाई, हालांकि ये नाम किसी जमाने में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब वो दोनों ही मुस्कुराने लगे। उनके जवानी के दिनों की आधी अधूरी मोहब्बत की खुशबू ने उन दोनों के ही अंदर नशीली सी मिठास पैदा कर दी थी। ये वैसा ही था जैसे किसी को कोई सपना अच्छा न लगे, लेकिन उसे फिर से देखने, फिर से जीने की इच्छा करने लगे। एक ऐसा प्यारा सपना जिसे केवल देखा ही जा सके, लेकिन जिसे महसूस करने की हिम्मत न हो पाए। एक ऐसा सपना जिसमें वादे तो हों, लेकिन जो सच न हो सकें। वो काफी देर तक बातें करते रहे। उनकी आवाज में गर्माहट थी। एक मुलायम और खुशनुमा सा अपनापन उनके बीच पैदा हो गया था। ऐसी भावनाएं किसी प्यारे और सरोने से धुंधला गए राज के फिर से दिखाई देने के बाद पैदा होती हैं। वो दोनों प्यार से सराबोर कोमल शब्दों में पुराने दिनों की बात करते करते जोर से हंस पड़ते थे। इस हंसी के कारण चारों तरफ मोती से बिखर रहे थे। उनकी बातों में मुरझाए हुए फूल थे, भूली हुई कविताएं थीं, खो गए रंग बिरंगे रिबन और दूसरे उपहार थे जो उन्होंने कभी एक दूसरे को दिए थे। ये उस छोटे से शहर की बातें थीं जहां उन दोनों ने अपनी जवानी की शुरुआत की थी। पुरानी कहानियां जो बहुत समय पहले से शांत पड़ी थीं और जिन पर धूल जम गई थी, उनके दिल में फिर से ताजा हो गईं। धीरे धीरे उनकी बातों में उनकी जवानी के भुला दिए गए प्यार का जिक्र गंभीरता और दुख के साथ होने लगा। वो अपनी मिठास भरी लेकिन गंभीर आवाज में कुछ याद करता हुआ कह रहा था, जब मुझे अमेरिका में ये पता चला कि तुम्हारी शादी तय हुई है, तब तक शायद तुम्हारा विवाह भी हो गया था। वो चुपचाप बैठी हुई थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसका दिमाग 10 साल पहले की बातों को याद कर रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच उदास सी खामोशी छाई रही। फिर अपनी बहुत ही धीमी आवाज में उसने पूछा, तब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? ऐसा लग रहा था कि यह सवाल सुनकर वो आश्चर्य में पड़ गया है। उसने कहा, कल अपने नए मुल्क के लिए रवाना होने से पहले मैं तुम्हें सच बता देना चाहता हूं। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं था। बदला लेने वाली वाहियात सी बात भी नहीं थी। सच तो यह है कि मेरे अंदर प्यार की जो आग लगी हुई थी, वो तब तक सहानुभूति की बुझती हुई कमजोर लपटों में बदल गई थी। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। मुझे तुम पर केवल दया ही आ रही थी। महिला के चेहरे पर गहरे लाल रंग की हल्की सी आभा दिखाई दी। उसकी आंखों की चमक भी तेज हो गई। उसकी आवाज में उत्तेजना छलक रही थी। दया? मुझ पर? क्यों? मैं समझ नहीं पाई। वो आदमी कह रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे होने वाले पति के बारे में सोच रहा था। वो नकारा आदमी हर समय तो वो पैसे बनाने के बारे में ही सोचता रहता था। देखो, मेरी बात को काटना मत। तुम्हारे पति की मैंने हमेशा इज्जत की है और मेरा उसका अपमान करने का कोई इरादा भी नहीं है। और फिर मेरे दिमाग में तुम भी तो थी। तुम ही तो वो लड़की थी जिसे मैं छोड़कर चला गया था। मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि तुम एकदम अकेली होगी। तुम्हारे आदर्श अलग थे। तुम रोजमर्रा के जीवन से घृणा करती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक सामान्य से साधारण आदमी की पत्नी बनोगी। महिला ने कहा, अगर तुम्हारी बात सही है तो मैंने फिर उस आदमी से शादी क्यों की? वो आदमी बोला, मुझे सच में नहीं पता।
हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे गुण रहे हों जो ऊपर से दिखाई न पड़ते हों। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ अंतरंग संबंध बनने के बाद ये गुण दिखाई देने लगे हों। अगर ऐसा ही हुआ है तो पहले सुलझ गई, क्योंकि जो दूसरी आशंका मेरे दिमाग में है उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। उस महिला ने पूछा, और वो दूसरी बात क्या है? आदमी ने जवाब दिया, दूसरी बात यही है कि तुमने उसको उसकी काउंट की उपाधि और उसके करोड़ों रुपयों की वजह से चुना। मुझे तो इस बात का होना लगभग असंभव लगता था। ऐसा लग रहा था कि उस महिला ने आखिरी बात सुनी ही नहीं। वो अपनी गुलाबी उंगलियों को अपने सामने फैलाए हुए दूर क्षितिज की तरफ देख रही थी। वहां पर नीले रंग का आसमान गहरे हरे रंग के पानी के साथ मिल रहा था। वो आदमी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था और वो भी अपने आखिरी वाक्य को भूल गया था। तभी उस आदमी से दूर हटते हुए औरत ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, और इस सब के बावजूद मेरी शादी उसी से हो गई। वो आदमी आश्चर्य से महिला को देख रहा था। वो घबरा गया था, जबकि महिला फिर से शांत होकर अपनी लाउंज चेयर पर बैठ गई थी। वो लगातार बोल रही थी और उसकी आवाज उदास और नीरस सी लग रही थी। धीमी सी आवाज में वो कह रही थी, तुम भी मुझे उस समय समझ नहीं पाए थे। मैं एक छोटी लड़की ही तो थी। तुम मेरे सबसे पास थे, लेकिन तुमने मेरे शर्मीले से शब्दों को नहीं समझा। शायद मैं भी अपनी बातों को समझा नहीं पा रही थी। मैं आज भी इन बातों के बारे में सोचती हूँ और आज भी अपने को समझ नहीं पाती हूँ। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि औरतें अपने उन दिनों के बारे में क्या जानती हैं जब उनके अंदर लड़कियों जैसी भावनाएं होती हैं। उनके सपने कोमल, सुंदर और सफ़ेद फूलों जैसे ताज़े होते हैं और वास्तविकता का पहला झोंका ही उन्हें बिखरा देता है। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो ऐसे मर्द का सपना देख रही थीं जो उनकी इच्छाओं को चमकदार असलियत में बदल देगा, जो उनके शानदार भविष्य के अनुमान को यथार्थ में तब्दील कर देगा। वो ऐसे आदमी का सपना देखती थीं जो अनिश्चितता और अज्ञान से उन्हें मुक्ति दिला देगा। लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन पर पड़ रही पीड़ा और तनाव की छाया और अधिक गहरी और क्रूर होती जा रही थी। मुझे कभी भी इस तरह की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा। मेरे सपने दूसरी ही दिशा में उड़ान भर रहे थे। वो भविष्य के कोहरे में लिपटे किसी सुंदर से उपवन की दिशा में जा रहे थे। मेरे सपने खास किस्म के थे। मैंने अपने को हमेशा परी कथा के उस बच्चे की तरह देखा था जो राजसी ठाट बाट से रहता है। ये बच्चा चमकदार फव्वारों और रंग बिरंगे कीमती पत्थरों से खेलता है। उसके हाथ धन दौलत से भरे रहते हैं और उसके हवा में उड़ते हुए कपड़े कीमती होते हैं। मैं हमेशा सुख और संपन्नता के ही सपने देखती थी, क्योंकि मुझे उन्हीं से प्यार था। मुझे रेशम के मुलायम और कोमल कपड़ों पर हाथ फिराते हुए बहुत आनंद मिलता था। मेरी उंगलियां मखमल पर मचलते हुए अलग ही आनंद पाती थीं। अपने हाथों में छोटी सी कीमती हार को पकड़ना मुझे बहुत पसंद था। मेरे घने बालों पर जब सफ़ेद कीमती पत्थर मोतियों जैसे सजे रहते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरा सबसे सुंदर सपना था कि मैं एक ऊंची और सजीली घोड़ागाड़ी की आरामदायक सीट पर बैठी रहूं। मैं सुंदरता के नशे में अपने वास्तविक जीवन से घृणा करने लगी थी। जब मैं अपने को रोजाना के कपड़ों में देखती थी तो मुझे घिन आने लगती थी। अपने साधारण से कपड़ों की वजह से मैं नन जैसी दिखाई देती थी और कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मैं अपने छोटे से गंदे कमरे में छिपी रहती थी। मेरा सबसे सुंदर सपना था कि समुद्र के किनारे एक शांत लेकिन शानदार और कलात्मक घर हो। ये घर चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हो और किसी कामकाज वाले दिन की बात मुझे परेशान न कर रही हो। यहाँ इस जगह वैसी ही आरामदायक शांति है। मेरे पति ने मेरे लिए वो सब कुछ जुटाया जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता था। मैंने इसीलिए उससे शादी भी की, क्योंकि वो इन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। वो अब चुप हो गई थी और उसके चेहरे पर अमीरी का नशा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की बढ़ी हुई चमक डरावनी लग रही थी। गालों की लाली भी गहरा गई थी। काफी देर तक चुप्पी छाई रही। केवल नीचे की तरफ समुंदर से उठ रही चमकदार लहरों की सीढ़ियों से टकराने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वो आदमी इस तरह से बोला जैसे खुद ही से कुछ कह रहा हो, लेकिन प्रेम? उस आदमी ने जो कुछ कहा था महिला ने सुन लिया था। उसके होंठों पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या अभी भी तुम्हारे वो सभी आदर्श तुम्हारे साथ ही हैं जिन्हें लेकर तुम दूर किसी दुनिया में चले गए थे?
क्या वो सभी अभी तक तुम्हारे पास सुरक्षित हैं या उनमें से कुछ मुरझा गए हैं या खत्म हो गए हैं? क्या ऐसा भी नहीं हुआ कि उनमें से कुछ तुम्हारे अंदर से निकलकर बाहर सड़क पर गिर पड़े हों और जीवन की गाड़ी के हजारों पहियों के नीचे रौंद दिए गए हों? क्या अभी तक कुछ तुम्हारे पास ही सुरक्षित हैं? उस आदमी ने असमंजस में सिर हिलाया और चुपचाप रहा। अचानक उसने महिला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अच्छा, मैं चलता हूं। महिला ने भी उत्साह और प्रेम से उसे विदा किया। उसे अपने जीवन की वो सच्चाई, वो राज उस आदमी के सामने ईमानदारी से बयां कर देने पर कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, जो बरसों से उसके लिए अपरिचित बना हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उस आदमी को जाते हुए देखती रही और प्रेम के बारे में उसने जो कुछ कहा था उसके बारे में सोचती रही। अतीत उसके और वर्तमान के बीच चुपचाप बिना आहट के आकर खड़ा हो गया। अचानक ही उसे लगने लगा कि वो आदमी उसके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकता था। उसके दिमाग में ये अजीब सा विचार सब कुछ पीछे धकेलकर चमकने लगा। उसके होंठों पर अब तक जो खिली खिली मुस्कान नाच रही थी, वो अब धीरे धीरे बुझती हुई समाप्त हो गई। भूले बिसरे सपने। अभी आपने स्टेफान स्वाइग की कहानी द फॉरगॉटन ड्रीम्स की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। लेखक के बारे में अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।